आखिर इंडियन यूथ फेम के पीछे इतना पागल क्यों हो गया है और टाइम ट्रेवल की एक ऐसी रियल स्टोरी जिसे अभी हाल ही में देखा गया है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज कभी भी अपने बाइक के इंजन को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाती? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस, अगर हमारी स्किन के ऊपर हमें कोई भी चोट लग जाती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हम तुरंत ही उसे क्यूर कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पर वो चोट या फिर इन्फेक्शन हमें महसूस होने से पहले भी अपनी आंखों से दिखने लगता है। लेकिन बस प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब ये चोट या फिर इन्फेक्शन स्किन के ऊपर नहीं बल्कि स्किन के अंदर होता है। अब गाइस, क्योंकि हमारी स्किन ट्रांसपेरेंट नहीं होती तो उस केस में जब भी कोई भी इन्फेक्शन या फिर डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है और हमें पेन होने लगता है, तब जाकर हमें यह पता चलता है कि एक्चुअली में हमारी स्किन के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद ऑर्गन्स किसी न किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अब आगे आने वाले समय में हम और आप बेहद ही आसानी से अपनी स्किन के अंदर झांक भी सकते हैं। एक्चुअली गाइस, अभी रिसेंटली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक नॉर्मल टेट्राजीन फूड डाई का इस्तेमाल करते हुए एक चूहे की बॉडी को ट्रांसपेरेंट ही बना दिया है। एक्चुअली गाइस, इस फूड डाई को एक बेहद ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन और पानी के साथ मिक्स करके एक स्किन के ऊपर डाला जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही स्किन टिश्यूज इसे एब्जॉर्ब करने लगते हैं, कुछ ही समय के बाद वो टिश्यूज धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली, अगर कोई भी इंसान सिर्फ 5 से 6 घंटों तक ही अपनी स्किन के ऊपर इस सॉल्यूशन को लगाकर रखता है तो उसकी स्किन धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगती है। उससे भी ज्यादा औसम बात यह है दोस्तों कि पूरा ही मेथड रिवर्सेबल है, यानी कि अगर आपको इंटरनल ऑर्गन्स में कोई भी परेशानी लग रही है तो आप स्किन के ऊपर ये डाई को लगा सकते हैं। 5 से 6 घंटे के बाद जब आपकी स्किन ट्रांसपेरेंट हो जाए तो आप उस ऑर्गन को अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसके कि 10 से 12 घंटों के बाद धीरे धीरे आपकी स्किन दोबारा से नॉर्मल भी हो जाएगी। अब गाइस, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर पूरे ही तरीके से सक्सेसफुल रहा है तो अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में अब मेडिकल पर्पस से ये चीज हम इंसानों के ऊपर भी करके जरूर देखी जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट हम बहुत सी बीमारियां या फिर इन्फेक्शन को बहुत बड़े स्केल में फैलने से पहले ही उसे क्यूर कर लेंगे, विच इज रियली इंटरेस्टिंग। गाइस, क्या आपको पता है कि आज से कुछ टाइम पहले जापान ने ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को अपने यहाँ पर मेटाबो लॉ को अप्लाई करने का सुझाव दिया था। बट द मेन पॉइंट इज दिस कि आखिर ये मेटाबो लॉ है क्या और आखिर जापान क्यों चाहता है कि इस लॉ को इंडिया के अंदर अप्लाई किया जाए। एक्चुअली गाइस, ये एक ऐसा लॉ है जिसको कि साल 2008 में जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा अपने देश में अप्लाई किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान जिसकी उम्र 40 से 74 साल के बीच है उसमें मर्दों के सिनेरियो में वेस्ट साइज 33.5 इंचेस और औरतों के सिनेरियो में 35.4 इंचेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली, अगर जापान में इस स्टैंडर्ड मेजर साइज से कोई भी इंसान ज्यादा मोटा है तो वहां पर जापानीज गवर्नमेंट उसे फ्री ऑफ कॉस्ट जिम ट्रेनर प्रोवाइड कराती है, जबकि जो इंसान काफी ज्यादा कमजोर होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। अब इंटरेस्टिंगली गाइस, जापान में ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि जापान में जो हेल्थ केयर है या फिर जो इंश्योरेंस है उसको मेंटेन और सस्ता रखा जा सके। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि जापान का जो भी इंसान 40 साल से ज्यादा उम्र का होता है और वो हमें दिखता है, वो हमें पूरी तरीके से फिट नजर आता है। वहीं गाइस, अब बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया में रिसेंट टाइम में ओबेसिटी या फिर मोटापा बहुत बड़े स्केल पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, जिसके चलते हुए अपना एक अच्छा दोस्त मानते हुए जापानीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट को यह लॉ या फिर इससे मिलता जुलता कोई नया नियम अपने देश में अप्लाई करने का सुझाव दिया है। एंड ऑनेस्टली, अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट हम इंडियंस का जो लाइफ स्पैन है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड जहां पर अच्छे लोगों के बिजनेस भी ठंडे पड़ चुके थे, उसी टाइम पीरियड के दौरान हम ह्यूमंस ने चांद तक को ठंडा कर दिया था। लेकिन आखिर लॉकडाउन से चांद का क्या कनेक्शन? एक्चुअली गाइस, नॉर्मली जब भी हम कहीं बाहर निकलते हैं, अपने व्हीकल को चलाते हैं या फिर फैक्ट्रीज अपना काम करती हैं, तो हम हर एक सेकंड अपने प्लेनेट पर हीट को जनरेट करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंगली धीरे धीरे इमिट होकर स्पेस में रिलीज होने लगती है। और यहाँ आंकड़ा कितना ज्यादा बड़ा है इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि हम हर दिन अपने प्लेनेट से अप्रोक्सीमेटली 1.74 इंटू 10⁻22 वॉट की एनर्जी को इमिट करते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम हर दिन बिलियंस ऑफ टेराजूल्स एनर्जी को बस ऐसे ही एटमॉस्फेयर में फेंक रहे हैं। एंड ऑनेस्टली अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि बाई चांस अगर ये हीट या एनर्जी सिर्फ 1 सेकंड के लिए हमारे ही एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह गई तो ये हमारी अर्थ को चंद ही सेकंड्स में पॉपकॉर्न की तरह भून देगी। अब इंटरेस्टिंगली, जब हमारे प्लेनेट पर लॉकडाउन लगा और पोल्यूशन और हीट इमिशन कम हुआ तो इसका असर हमसे अप्रोक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर दूर मौजूद मून के सरफेस पर भी पड़ा और मून का टेम्परेचर रात के समय लगभग
265 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। मतलब इस चीज से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हर दिन कितने बड़े स्केल में हीट को बाहर स्पेस में फेंक रहे हैं कि हमसे इतनी दूर मौजूद मून का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हुआ। मतलब गाइस, हम इंसानों ने सिर्फ अर्थ की ही नहीं बल्कि स्पेस में मौजूद बहुत से प्लैनेट्स की बैंड बजा रखी है। एंड दैट्स रियली स्ट्रेंज। गाइस, क्या आपको पता है कि जब साल 2023 में एक रिसर्च को कंडक्ट किया गया तब जाकर लोगों को यह पता चला कि गेम बनाने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टाफ राइट हैंडेड की बजाय लेफ्ट हैंडेड है। एंड ऑनेस्टली दैट्स मेक मी क्यूरियस कि आखिर गेम डेवलपिंग कंपनीज राइट हैंडेड लोगों की बजाय लेफ्ट हैंडेड लोगों को प्रायोरिटीज क्यों दे रही हैं। अब ऑनेस्टली गाइस, इसके ऊपर घंटों रिसर्च करने के बावजूद भी मुझे कोई ऐसा आर्टिकल देखने को नहीं मिला जो इस बात का आंसर दे सके कि एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड ऐसा हो ही क्यों रहा है। क्योंकि तुम्हारे भाई के दिमाग में कीड़ा आ ही चुका था, तो इस बार मैंने रिसर्च को एक अलग डायरेक्शन से शुरू किया एंड गेस व्हाट, I got my answer. Actually guys, जो इंसान बचपन से ही लेफ्ट हैंडेड होता है वो अपने ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर का ज्यादा बड़े स्केल पर इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उस इंसान के ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ज्यादा डेवलप होता है। और ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि हमारे ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो हम इंसानों की क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की पावर को कंट्रोल करता है। अब क्योंकि गेम डेवलपमेंट एक ऐसा सेक्टर है जहां पर लोगों को 3D मॉडल भी बनाना होता है, इमेजिनेशन के साथ गेम को डेवलप भी करना होता है और नए एस्पेक्ट को विजुअलाइज भी करना होता है, तो यहां पर अगर एक राइट हैंडेड इंसान को गेम बनाने के लिए बैठाया जाए और एक लेफ्ट हैंडेड इंसान को गेम बनाने के लिए बैठाया जाए तो लेफ्ट हैंडेड वाला जो इंसान होगा वो राइट हैंडेड इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी, अच्छा और एक बेहतरीन गेम को डेवलप कर पाएगा। और यही एक सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए वर्ल्ड वाइड जितनी भी बड़ी बड़ी गेम डेवलपिंग कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी उसमें मेजॉरिटी जो स्टाफ होगा ना वो राइट हैंडेड की बजाय लेफ्ट हैंडेड होगा। And that is really strange. Guys, टाइम ट्रेवल एक ऐसा फैसिनेटिंग सा टॉपिक है जिसके ऊपर हर इंसान बात करना चाहता है। हालांकि इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ किताबों और मूवीज तक ही सीमित है, प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। बट व्हाट इफ कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अभी रिसेंटली हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी ही आंखों से टाइम ट्रेवल को होता हुआ देखा है। वेल गाइज, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो पूरा ही सब्जेक्ट काफी ज्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स सा है, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको वो समझाने का ट्राई करूं जो एक्चुअली मैं समझाना चाहता हूं। एक्चुअली गाइज, हम जिस लाइट को देखते हैं उसका सबसे छोटा पार्टिकल फोटोन होता है जो कि नॉर्मली फिजिक्स के लॉ के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं एक लाइट बीम को एक मिरर के ऊपर डालूं तो वो लाइट बीम पहले मिरर के सरफेस को टच करेगी, देन उसके बाद वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर किसी और डायरेक्शन की तरफ जाएगी। एंड ऑनेस्टली ये चीज हम डेली बेसिस पर होता हुआ देखते भी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी रिसेंटली टोरंटो यूनिवर्सिटी के क्वांटम फिजिसिस्ट ने इन लाइट के फोटोन्स को बेहद ही ठंडा करके एक क्लाउड की शेप के अंदर छोड़ा, तो ये फोटोन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करने से पहले ही उस ऑब्जेक्ट से रिलीज हो रहे थे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में उस लैब में ये हो रहा था कि जब भी एक लाइट बीम को एक मिरर के ऊपर डाला जा रहा था तो जब तक लाइट बीम मिरर तक पहुंच भी नहीं पा रही थी उससे पहले ही वो मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था। यानी कि ये ठीक वैसा ही होगा कि अगर आप एक कार को एक टनल में एंटर होने से पहले ही टनल के दूसरे एंड पर उसे निकलता हुआ देखें, और जब इस चीज को आप देखेंगे तो काफी हद तक आप ये फील करेंगे कि आपकी आंखों ने फ्यूचर को देखा है। अब इंटरेस्टिंगली रिसर्चर्स ने जैसा लैब के अंदर उस क्लाउड के अंदर एनवायरमेंट को बनाकर तैयार किया था, ऑलरेडी हमारी यूनिवर्स में बहुत से ऐसे स्टार्स और प्लैनेट मौजूद हैं जहां का एटमॉस्फेयर उन्हीं से ही मिलता जुलता है। यानी कि अगर आज की डेट में भी उन प्लैनेट्स के ऊपर हम लैंड करते हैं तो हमारे एक्शन से पहले ही हमें रिजल्ट दिखने लगेंगे। यानी कि इन शॉर्ट, सामने खड़ा हुआ इंसान जब तक हाई करने के लिए अपने हाथ को ऊपर लाएगा, दूसरे खड़े हुए एस्ट्रोनॉट को उसका हाथ ऐसे वेव करता हुआ भी नजर आएगा। हालांकि क्योंकि हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल से बिल्कुल ही अपोजिट है, तो मे बी इस सिचुएशन में एक इंसान का दिमाग पागल सा ही हो जाए। लेकिन अगर इस चीज को अर्थ पर एक आर्टिफिशियल चेंबर के अंदर डेवलप किया जाए, जो ऑलरेडी रिसर्चर्स करने का ट्राई भी कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान किसी भी चीजों के एक्शन से पहले ही उसके रिजल्ट को देख सकेगा। और ये काफी हद तक एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर की उस पावर से मिलता जुलता है जहां पर वो किसी भी चीज के होने से पहले ही उसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को देख लिया करते थे। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स है कि अगर एक्चुअली में ये चीज हमें होती हुई दिख भी गई ना, तब भी शायद हमारा दिमाग इसे प्रोसेस ही ना कर पाए। बट प्रैक्टिकल बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि जहां एक तरफ बड़े बड़े साइंटिस्ट क्लियरली ये बोलकर गए हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे टोरंटो के रिसर्चर्स ने अभी रिसेंटली अपनी आंखों से टाइम ट्रेवल को देख भी लिया है।
एंड हु नोस कि आगे आने वाले समय में शायद हम और आप भी देख पाएं। गाइस ये वाला फैक्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये हमारे नॉर्मल बिलीफ से मेल नहीं खाता है, तो इसको समझने के लिए आपको पूरा फोकस अभी इस फैक्ट पर ही डालना होगा। एक्चुअली गाइस आज से कुछ टाइम पहले यूएसए के रिसर्चर्स जंगली जानवरों के बिहेवियर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जिसमें उन लोगों ने ये पाया कि कुछ जानवर अचानक से ही अपने खाने को 80% तक कट कर देते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर एक जानवर पूरे ही दिन में 10 बनाना को खाता है तो वो उनमें से 8 बनाना को खाना बंद कर देता है। अब इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि पूरे ही झुंड के या फिर पूरी ही स्पीशी के सारे ही एनिमल इस काम को करते हो। हर एक स्पीशी के कुछ सिलेक्टेड एनिमल्स एक अच्छे खासे टाइम पीरियड तक इस प्रैक्टिस को फॉलो करने लगते हैं। और इस पॉइंट पर जैसे क्यूरियोसिटी आपको है ना कि भाई जानवर ये काम को क्यों कर रहे हैं, ठीक वैसे ही रिसर्चर्स को थी। इसलिए उन्होंने जब अपनी रिसर्च को आगे किया तब उन्हें यह पता चला कि वो जानवर जो अपने फूड को 80% तक कट कर रहे थे उनकी लाइफ दूसरे स्पीशी या अपनी ही स्पीशी के दूसरे जानवरों से ना सिर्फ ज्यादा बड़ी हो गई बल्कि वो काफी ज्यादा हेल्दी भी हो गए। तो गाइस अब यहां पर दो क्वेश्चन खड़े होते हैं। पहला कि आखिर कम खाना खाने की वजह से एक एनिमल ज्यादा लंबे समय तक जी कैसे पा रहा है, और दूसरा क्या ये चीज हम इंसानों के ऊपर भी काम करती है। एक्चुअली गाइस जैसे ही रिसर्च वर्ल्ड वाइड पब्लिश की गई तो हमारे देश भारत के हैदराबाद में मौजूद एक बहुत बड़े डॉक्टर मणिंद्र भी इस रिसर्च के सपोर्ट में आए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर एक इंसान भी ओवर ईटिंग बंद करके रिक्वायर्ड अमाउंट में खाना खाना शुरू करता है तो उसकी बॉडी से पहले ग्लाइकोजन कम होता है, फिर उसके बाद जो स्टोर फैट होता है वो कम होने लगता है। एंड इंटरेस्टिंगली एक इंसान इस प्रैक्टिस को अगर लंबे समय तक फॉलो करता है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अंदर से सेल्स को रिपेयर करने लगती है। ये बात तो पूरे तरीके से क्लियर है कि अगर एक इंसान की बॉडी के सेल्स रिपेयर हो रहे हैं तो हर एंगल से हम इंसानों के लिए बेनिफिशियल ही है। यानी कि अगर कोई भी इंसान इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो इससे ना सिर्फ उसकी बॉडी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव बनेगी बल्कि उसको इन जनरल बीमारियां भी काफी ज्यादा कम होंगी। और बात अगर लाइफ की जाए तो नो डाउट यही प्रैक्टिस उस इंसान की लाइफ में 10 से 15 साल को तो ऐड फॉर श्योर करेगी। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ ओवर ईटिंग बंद करनी है, यानी कि आपको पूरे ही दिन में सिर्फ उतना ही अमाउंट खाना है जो कि एक्चुअल बेसिस पर एक दिन में आपकी बॉडी को काम करने के लिए एसेंशियल हो। फिर वो चाहे 2 रोटी भी हो सकती है या फिर 10 रोटी भी, डिपेंडिंग ऑन कि आप पूरे दिन में कितना फिजिकल वर्कआउट करते हैं। एंड ऑनेस्टली गाइस प्रैक्टिकल बेसिस पर मुझे ऐसा लगा कि भाई हेल्थ को खराब करने वाला कंटेंट तो बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग उसको प्रमोट भी करते हैं, बट एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पर रियल एडवाइस दे सके कि आप अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव कर सकें। और इसीलिए इस फैक्ट को मैंने आपको बताया। तो आई होप ये चीज आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने ये करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आखिर किसी भी बाइक के इंजन को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया जाता? असल में गाइस कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये बात तो जरूर आई होगी कि जहां एक तरफ अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एक से बड़ी एक मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नए नए कॉम्बिनेशन और डिजाइन को मार्केट में उतारती रहती है, तो आखिर उन सभी लोगों ने कभी भी एक बाइक के इंजन को ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि गाइस अगर किसी भी दिन किसी भी कंपनी ने अपने इंजन को ट्रांसपेरेंट बना दिया तो उससे बाइक देखने में अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक लगने लगेगी। एक्चुअली गाइस ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी ने कभी भी अपने इंजन को ट्रांसपेरेंट बनाने का ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि आपको बहुत से अलग अलग देशों में बहुत से ऐसे म्यूजियम्स और एक्सपोज देखने को मिलेंगे जहां पर पुराने समय में बनाई गई ट्रांसपेरेंट इंजन की बहुत सी बाइक आपको खड़ी हुई नजर आएंगी, जो ऑनेस्टली देखने में काफी ज्यादा यूनिक लगती हैं। लेकिन गाइस प्रैक्टिकल बेसिस पर इन बाइक्स को मार्केट में उतारना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी से कम नहीं होगा। अब आखिर ऐसा क्यों है, चलिए वो भी समझते हैं। एक्चुअली गाइस नॉर्मली किसी भी बाइक के इंजन में पिस्टन, गियर और अलग अलग इक्विपमेंट काम करते हैं, जिसकी वजह से इंजन के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ साथ इंजन के अंदर का प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि अगर इंजन के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ही नहीं तो एक इंजन कभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर ही नहीं सकता। अब इस केस में अगर हमें किसी भी बाइक के इंजन की आउटर बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो उस केस में या तो हमें ग्लास का इस्तेमाल करना होगा या फिर प्लास्टिक का, जिसके गर्म होने या फिर प्रेशर बढ़ने की सिचुएशन में फटने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और जब ऐसा होगा तो वो किसी भी डिजास्टर से कम नहीं होगा, क्योंकि उस केस में एक तो आपकी बाइक की लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, साथ ही साथ क्योंकि हम खुद भी उस बाइक पर बैठे हुए होंगे तो यहां पर हमारे लेग्स के इंजर्ड होने या फिर बुरी तरीके से जलने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और कोई भी कंपनी क्यों ना हो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि एक इंसान अगर उसकी बाइक को इस्तेमाल कर रहा हो तो वो इंजर्ड हो जाए। और इसलिए भी जितनी भी कंपनीज इस डिजाइन को बनाकर तैयार करती हैं वो सब इन सभी को म्यूजियम्स या फिर एक्सपोज तक में ही दिखा कर रखती हैं। वो कभी भी इन तरीके की बाइक्स को रोड पर उतारकर लोगों को चलाने के लिए नहीं देती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों कोई भी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ट्रांसपेरेंट इंजन को कभी क्यों नहीं बनाती। गाइस रोटी से गोबर लगा के खाना हो, सड़क पर लगे बिलबोर्ड्स पर पुलअप्स मारना हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अजीब और बेशर्मी से भरा हुआ डांस करना हो या फिर सड़क पर बेहुदे तरीके से शूट करना, आज ये
सारी चीजें सोशल मीडिया के चलते हुए हमारे देश भारत में काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। एंड इवन आज की डेट में अगर आप अपने दिमाग को खोलकर इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि प्रेजेंट डेट में हमारे देश भारत में सोशल मीडिया का जो बेस है वो अच्छी और एजुकेशन चीजों को प्रमोट करना नहीं बल्कि इन्हीं तरीके की अजीब और बेशर्मी से भरी हुई चीजों को बनाकर खुद को फेमस करना है। बट द सैड रियलिटी इज दिस कि जहां एक तरफ इस तरीके के कंटेंट को शूट करने की वजह से 5 से 10 हजार क्रिएटर्स हर साल इस दुनिया को अलविदा कहे जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये अजीब सा कंटेंट करोड़ों लोगों के दिमाग में एक ऐसी गंदगी को भर रहा है जिसके रिजल्ट आगे आने वाले टाइम में हम सभी के होश उड़ा देंगे। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इंडियन यूथ फेम के पीछे इतना डेस्परेट हो ही क्यों गया है। एक्चुअली गाइज इसके पीछे कुछ मेन रीजंस मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले रीजन की जाए तो वो है खुद हमारी कंट्री का एक पैटर्न। एक्चुअली गाइज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर इनिशियल स्टेज से ही एक्टर और एक्ट्रेसेस को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही हमारे दिमाग में यह भर दिया जाता है कि अगर कोई भी इंसान फेमस है तो वो अल्टीमेटली बाकी के लोगों से सुप्रीम है। अब क्योंकि इनिशियल स्टेज पर फेमस होना या फिर मूवीज में काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, तो लोगों को ये लाइन काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगने लगी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया के अंदर सोशल मीडिया ने एंट्री ली, सेलिब्रिटीज और आम लोगों के बीच का जो ये फेमस वाला गैप था ये फिल होने लगा और लोगों को ये समझ में आया कि वो भी अपने कंटेंट के दम पर बॉलीवुड एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस की तरह फेमस हो सकते हैं। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करके क्वालिटी कंटेंट को बनाना शुरू किया और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि इनिशियल स्टेज पर जब सोशल मीडिया इंडिया के अंदर फेमस होना शुरू हुआ था उस समय पर सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को ही वायरल किया जाता था, जिसकी वजह से नॉर्मल सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट आम लोगों से ऊपर हटकर फेमस लोगों की कैटेगरी को हिट करने लगा। और गाइस यहीं से ही जनरेट हुआ फियर ऑफ मिसिंग आउट, और ये फियर सिर्फ उन लोगों में जनरेट हुआ जो सोसाइटी में फिर भी उस नॉर्मल लोगों की कैटेगरी के अंदर ही रह गए थे। अब गाइस यहां पर जहां उन लोगों को यह समझना चाहिए था कि हर लोग हर कैटेगरी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तो वहीं दूसरी तरफ इस पीयर प्रेशर ने उस कैटेगरी के लोगों को बस फेमस होने के लिए अजीबोगरीब और टैलेंटलेस वीडियो बनाने के लिए प्रमोट किया। अब सरप्राइजिंगली क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादा सख्त कंटेंट रेगुलेशन लॉ मौजूद नहीं है, तो आज भी इन तरीके के अजीब कंटेंट इंडिया के अंदर ना सिर्फ भर भर कर देखे जाते हैं बल्कि शेयर भी किए जाते हैं। पर यहाँ पर एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि चलिए मान लेते हैं कि इन तरीके के लोगों के द्वारा ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस किया जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोग आखिर इस कंटेंट को देखकर इसे अप्रिशिएट क्यों करते हैं। एक्चुअली गाइस इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी मौजूद है जिसे क्यूरियोसिटी गैप थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी हम सोसाइटी में कुछ भी अनयूजुअल या बेहद ही अजीब सी चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट होता है, जिसको फिल करने के लिए हमारा ब्रेन ज्यादा लंबे समय तक कोई भी अजीब या फिर ऐसी वीडियो जो कि नॉर्मली हमें देखने को नहीं मिलती है उसे ज्यादा लंबे समय तक देखता है, और एज अ रिजल्ट इन तरीके के क्रिएटर्स को ज्यादा एंगेजमेंट और व्यूज मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में मौजूद कुछ लोग और ज्यादा व्यूज को ग्रैब करने के लिए और हद दर्जे की अजीबोगरीब वीडियोस को बनाना शुरू कर देते हैं। अब गाइस जैसे जैसे ओवर अ टाइम पीरियड इंडिया के अंदर इन तरीके की चीजें ज्यादा वायरल होने लगी, जो लोग एक्चुअल बेसिस पर क्वालिटी कंटेंट को बनाते थे उन्हें भी ना चाहते हुए भी इस तरीके की दलदल में उतरना पड़ा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज की डेट में हमारे यूथ के अंदर एक ऐसा कंपटीशन सा जनरेट हो गया है जिसकी वजह से वो हद दर्जे की अजीब और घिनौनी वीडियो बनाकर बस कम समय में ज्यादा फेम को हासिल करना चाहते हैं, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए सॉरी टू से दिस लेकिन आज की डेट में हमारे देश भारत में एक दिन में जितना क्वालिटी और एजुकेशन कंटेंट को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है उससे कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर इन तरीके के अजीबोगरीब कंटेंट को प्रोड्यूस किया जाता है जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख तक नहीं सकते। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे रीजन की जाए तो वो है अटेंशन इकोनॉमी। एक्चुअली गाइस कोई भी सोशल मीडिया हो वो हमेशा ही अटेंशन इकोनॉमी के ऊपर काम करती है। इसका मतलब ये है कि आप जितना ही अटेंशन किसी भी क्रिएटर के कंटेंट को देंगे उतना ही उसका कंटेंट प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। अब यूजुअली अजीब और वियर्ड वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, तो नॉर्मली लोग सिंपल वीडियो से उन वीडियोस को ज्यादा लंबे समय तक देखते हैं, तो धीरे धीरे जो एल्गोरिथम होता है वो भी इसी तरीके के कंटेंट को नॉर्मल कंटेंट के कंपैरिजन में ज्यादा प्रमोट करता है। और एज अ रिजल्ट जब इंडिया में इन तरीके की चीजें वायरल होती है तो जो नई जनरेशन होती है जिन्हें सही और गलत का पता ही नहीं होता वो भी इन्हीं तरीके के लोगों से इंस्पायर होकर ऐसा ही क्रिंज कंटेंट बनाने लगती है। नंबर 3, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। गाइस अब यहां पर मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। पहला, आपको दिन रात मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, धूप में धक्के खाने हैं, जिसके बाद जाकर आपकी एक जॉब लगेगी जो कि आपको 10 से 20 हजार रुपए देगी। या फिर दूसरा ऑप्शन है जहां पर आपको बस अपने फोन को उठाना है, छोटे छोटे अजीब से कपड़े पहनने हैं, पब्लिक प्लेस में जाना है और बेहद ही वियर्ड सी एक वीडियो को बनाना है जो सिर्फ 30 से 40 सेकंड के अंदर ही बन जाएगी और वो वीडियो आपको फेम
पैसा, स्पॉन्सरशिप और ऑलमोस्ट वो सारी ही चीजें दे देगी जो कि एक अच्छे खासे सेलिब्रिटी के पास है। तो इस कंडीशन में आप कौन से रास्ते को चूज करेंगे? और एक्चुअली गाइस यही हो रहा है रिसेंट टाइम में हमारे इंडियन यूथ के साथ, जहां पर एक्चुअली में वो मेहनत और पढ़ाई से कहीं ज्यादा ध्यान दो सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब कंटेंट को प्रोड्यूस करने में बिता रहे हैं, क्योंकि इस चीज से उन्हें इंस्टेंट डोपामिन मिल जाता है। अब गाइस ऐसा नहीं है कि ये चीज बाकी की दूसरी कंट्रीज फेस नहीं करती, बट द मेन फैक्टर इज दिस कि क्योंकि एक तो शुरुआती दौर से ही उनके यहां पर मूवी या फिर इस तरीके की लाइन को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं समझा जाता है, साथ ही साथ वहां पर सोशल मीडिया को रेगुलेट करने वाले लॉज एज कंपेयर टू इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वहां का जो यूथ होता है वो शुरुआती दौर से ही इस फील्ड को एक नॉर्मल फील्ड की तरह लेता है, और वो इंसान जिसे सिर्फ पैशन होता है कंटेंट क्रिएट करना, वही उन देशों में इस कैटेगरी में हाथ आजमाता है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो खैर छोड़िए। अब गाइस यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट याद आता है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे आपके देश के युवा लोग किस रास्ते पर जा रहे हैं बस ये बताइए और मैं आपको ये बता दूंगा कि उस देश का भविष्य क्या है। वेल गाइस अभी जानने के लिए हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान इंसान को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसेंट टाइम में हमें खुद भी पता है कि हमारा इंडियन यूथ क्या देख रहा है, किन लोगों को या किन चीजों को फॉलो कर रहा है, और उससे हमारे देश का भविष्य क्या होगा। आई होप गाइज जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, क्योंकि वैसे भी इस तरीके की जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड नहीं होती हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वरना ये सच्चाई भी यूट्यूब के एल्गोरिथम में खोकर कहीं रह जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।